वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सिंध के मैदनी वसाइल पर सिंध हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए और जो नई वफा की जो कानून साजी हो रही है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर शवाब ओस्तो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शवाब ओस्तो साहब खुश आमदेद। ये जो हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं वो सिंध के मैदनी वसाइल पर जो है सिंध हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए और जो नई वफा की कानून साजी हो रही है जैसे कि SIFC एंड मिनरल्स एक्ट, इन सारी चीज़ों को आप लीगली और पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? देखिए जी, वैसे तो इस मुल्क में अब कोई अ, आइन बरा नेम ही रह गया है और कोई इस वक्त आइन के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाया जा रहा सही। और ना कोई कानून जो है आइन के मुताबिक बनाया जा रहा है। अब तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मुल्क में जो है एक ताकतवर अ, एक ग्रुप है जिसने पूरे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है बिल्कुल और डंडे के जोर पे मुल्क चलाने की कोशिश हो रही है। सही। देखिए, कानूनी तौर पे आईनी लिहाज से जो मादनी वसाइल हैं उस पे अगर गैस की बात हो तो सबसे पहले उस सूबे का उस पे हक होता है ठीक। और जो बाकी मादनी वसाइल हैं वो भी उस पे सूबाई जो हुकूमत है या सूबा है उसका हक होता है और वफाकी हुकूमत और सूबा कॉमन यानी मुश्तरका उनकी जो है ओनरशिप होती है। उस मादनियात का जो हक है इस्तेमाल करने का वो सूबों को भी दिया गया है। सही। तो जो भी कानून साजी होगी वो इस आइन के उसूल के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब हो ये रहा है कि एक गैर कानूनी तौर पे SICF के नाम पे इदारा बनाया गया है जो वफाकी हुकूमत ने अमली तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है और जिसका कोई जो है इन जो मुख्तलिफ जो उसके तहत SICF के तहत जो इदारे या जो मुख्तलिफ कारोबार चलाने की जो पूरी एक स्कीम बनाई गई है वो गैर आइनी है। ठीक। मसलन आपने देखा होगा कि SICF जो है वो एग्रीकल्चर जी। एग्रीकल्चर का जो शोबा है उसमें काम कर रही है, उसमें वो ज़मीनें ले रही है और वो एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे बिल्कुल। सूबों से ज़मीनें ली जा रही हैं। सही। जबकि एग्रीकल्चर जो है वो उसका वफाक से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई ताल्लुक नहीं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हम्म। वो सिर्फ प्रोविंस ही के जो है कानून के तहत जो है चलता है। तो ये जो मादनियात का मामला है इसमें भी यही बात है ठीक। कि मादनियात जो हैं वो सूबे का उसमें उसकी ओनरशिप है। जिस सूबे को वो जो है आप उसकी ओनरशिप से बेदखल नहीं कर सकते, यानी उस सूबे के लोगों का उस मादनियात पे या जो भी तेल है, गैस है और दूसरे जो रेयर अर्थ मटेरियल जो है जिसमें कॉपर वगैरह, एल्युमिनियम, आपकी प्लूटोनियम और इस तरह की जो जो चीजें निकल रही हैं जिसके पीछे आजकल पूरी दुनिया है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत इंतहाई अहम मादनियात समझी जाती हैं। तो वो जो है मैं समझता हूँ कि ये सारा जो है जो भी अमल हो रहा है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इसको कभी भी सूबे को तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मज़ाहमत होगी। जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में जो इस वक्त जो मज़ाहमत चल रही है उसका भी जो बुनियादी सबब वही है कि वसाइल, साहिल और वसाइल पे झगड़ा है और ये साहिल और वसाइल का झगड़ा जो है ये बढ़ेगा। अगर आप इसको सियासी तौर पे हल नहीं करेंगे तो ये मसला जो है बढ़ेगा। तो ये सिंध के अंदर भी अब ये कोशिश कर रहे हैं, KP में भी आप देखें कि वहाँ पे भी यही जो मुख्तलिफ जो आपके
कबायली इलाके हैं, वहाँ पे भी यही जो है बाजोड़ वगैरह में आप देखें कि उसके पीछे भी एक जो मसला है वो यही है कि आप वहाँ के लोकल लोगों की का जो हक है मादनियात पे, वसाइल पे, उसको आप गज़ब करके और ताकतवर मुल्कों के साथ आप जो है समझौते करके और आप सूबों पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ऐसे कानून बनाएं जिससे ये सारे वसाइल जो हैं उनके हाथ में चले जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जमहूरी और आईनी अंदाज में न चलाने की जो ये रविश शुरू हो गई है उसके बड़े खतरनाक नताज निकल सकते हैं और ऑलरेडी निकल रहे हैं। देखिए ना, इस वक्त मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है और अमली तौर पे बलूचिस्तान जो है वो कट चुका है। आप यानी सफर नहीं कर सकते, आप ईरान वगैरह नहीं जा सकते और हर वक्त वहाँ पे एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी का, खौफ का आलम रहता है। तो इस सूरत हाल में आप मुझको बताएं कि ये मुल्क जो है कैसे तरक्की करेगा। तो आप साहब, ये जो माइंस एक्ट और मिनरल एक्ट 2025 है, जो सूबाई खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम की वायोलेशन है, आप कह रहे हैं कि सूबों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तो नज़रअंदाज तो किया जा रहा है। ये तो वायोलेशन हो रही है, हो चुकी है। और लीगली अगर देखें कि हमारी बात हुई थी आपसे पहले मुश्ताक मीरानी साहब से, प्रोफेसर से, उनका कहना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें हो रही हैं वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने पहले ही गुजारिश की कि मुल्क जो होते हैं वो आइन और कानून के तहत चलते हैं। वो आइन की हुक्मरानी होती है, किसी फर्द या किसी इदारे या किसी ग्रोह की जो है उस पर ताकत के जोर पे हुक्मरानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ना तो लोगों के वोट को इज्जत दी जाती है, ना कानून और आइन को जो है उसको उस पर अमल किया जाता है। और अब तो हालत ये हो गई है कि जो अदालतें हैं उनका भी कोई जो है जो असर था या उनकी जो आईनी और कानूनी जो उनकी हैसियत थी वो भी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। और अब तो हालत ये है कि जज साहबान जो है वो खुद जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वो खुद जो है इस वक्त उनको अपने नौकरी और अपनी जान और माल और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एक खौफ नजर आता है। आपने देखा रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमिश्नर काउंसिल को खत लिखा और बिल्कुल खुले लफ्जों में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो जब अदालतें जो हमको और आपको जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, जब वो खुद गैर महफूज समझने लगें और कोई ऐसा इदारा न हो जिससे आप मुल्क में जो है जो आम शहरी है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और आप जो है आपके पास कोई ऐसा रास्ता न हो कि आप अपने जो इज्तिमाई और इंफरादी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो फिर लोग, आपने देखा कि फिर उसके जो है नताज ये निकलते हैं कि लोग फिर हथियार उठाते हैं। और इस वक्त अपनी तौर पे तो देखें आप कि बलूचिस्तान और केपी के कबायली इलाकों में तो इंसर्जेंसीज चल रही हैं और सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ पे आपने देखा कि डाकू राज है और जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पे करप्शन का राज है। वहाँ पे बिल्कुल एक ऐसी हुकूमत है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसको कोई किसी का डर नहीं है। आप देखें कि उन्होंने जितने भी इदारे थे जो अकाउंटेबिलिटी करने के लिए बनाए थे उनको पहले पॉलिटिसाइज किया गया, फिर उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। तो जब सिविलियन गवर्नमेंट आती है तो इन इदारों को खत्म कर दिया जाता है, जब फौजी आते हैं तो वो आके इन इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का जायज तरीके से जो है अकाउंटेबिलिटी की जाए। इसलिए इसलिए हुक्मरानों को न तो इलेक्शंस का डर है, क्योंकि इलेक्शंस चोरी होती है, इलेक्शंस जो है वो वोट जो है वो उसको कोई इज्जत नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही जो है खुद उसको ही हाईजैक कर लिया जाता है। तो अब इस तरह का एक ऐसा आपने निजाम बना दिया है जिसमें ये जो उमरा तबके का टोला है जो पिछले 50-60 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, उनकी कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको किसी का डर नहीं है। वो आपस में लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं कि किसको कितना पावर मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, और उस पर ही लड़ाई होती है और फिर आपस में मिल जाते हैं। कभी भी वो सिस्टम को तब्दील होने नहीं देते। आप देखें ना, आज से 50 साल पहले भी, बल्कि अगर आप पीछे जाएं तो 70 साल हो गए बलूचिस्तान में, सिंध में आपको जो है इन मसाइल, ऐसे ही मसाइल पे आपको लोग लड़ते हुए नजर आएंगे। वही जमहूरी इदारों का नाकाम होना, वसाइल और जो हमारे साहिल हैं उनको गजब कर देना, जमीनों पे कब्जे करना और उसके खिलाफ फिर लोगों की मुजाहिमत। 1950 से तो बलूचिस्तान में लोग मुजाहिमत करते हुए आ रहे हैं। सिंध की भी आप देखें, हर 10 साल 15 साल के बाद लोग निकलते हैं सड़कों पे और जबरदस्त किस्म की जो है एक सियासी तहरीक जन्म लेती है और कई महीनों सालों तक मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद होती है और लोगों को जेलों में डाला जाता है। और उसके बाद फिर यही टोला कोई भुट्टो के नाम पे, कोई जो है वो शरीफ जो है वो इस्लाम के नाम पे, कोई किसके नाम पे, यही एक टोला है जिसमें शरीफ हैं, जरदारी हैं। और आपके अब पीटीआई वालों ने भी यही किया था, उन्होंने भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडा पे वो आए थे। तो अवाम का किसी को भी दर्द नहीं है और न अवाम का कोई डर है जी। वो समझते हैं कि ये मुल्क जो है हमारे लिए बनाया गया है। वही उनके आबा अजदाद जो पहले हुकूमत करते थे, वही जो है सल्तनतें बनाई हुई हैं, डायनेस्टीज बनाई हुई हैं, इन्होंने शाही घराने बन गए इनके। तो जितने भी करप्ट तरीन लोग हैं वो सारी आप देखेंगे कि सियासत में आ गए और वो अरबपति खरबपति बन गए। आप उनके देखें तो सही, उनकी जो रहायत है, उनका उठना बैठना है, जो उनका खाना पीना है, जो बाहर सफर करना, उनके बच्चे बाहर होते हैं, उनकी सारी फैमिलियां बाहर सेटल्ड हैं, बाहर उन्होंने मिलकतें बनाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि उनको दोबारा लाया जाता। आप पीपुल्स पार्टी का ये अगर निकाल ले रिकॉर्ड देखें तो जिस पर जो आप बैठे हुए हैं उनका आज से 30 साल पहले का रिकॉर्ड निकालें और आज देखेंगे वो क्या है। तो ये कैसा मुल्क है जिसमें करप्ट तरीन जो लोग हैं, नाअहल तरीन लोग हैं, उनको लाया जाता है, उनको दिखाया जाता है और वो जो है फिर लूट मार करते रहते हैं। और गरीब इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 11.5 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके हैं, तकरीबन 45%। वर्ल्ड बैंक ने कहा सही कि पाकिस्तान की जो इस वक्त आधी तकरीबन पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर से गिर गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि इनके जो वुज़रा हैं, इनके जो उमरा हैं, जो ये जो हुकूमत कर रहे हैं, वो अगर कल अरबपति थे तो आज खरबपति हो गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और खुद सियासी लीडरशिप, इन दोनों ने इस मुल्क को लूटा है और अभी भी वही चल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क को तो पता नहीं, उन्होंने ये सच सोचा है कि इस मुल्क को तो वैसे भी नहीं चलना, तो इसलिए जितनी लूट मार करनी है कर ले। शाह साहब जी जी, ये एक अहम सवाल है कि सिंध का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें रेजिस्टेंस मुख्तलिफ वक्तों पे हमने देखा है। ठीक है, तो अब बलूचिस्तान भी रेजिस्ट कर रहा है अपने वसाइल के हवाले से, KPK कर रहा है। अब बात यही है कि जो सिंध में एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी या नहीं। दूसरा ये कि जैसे बबलो धरना 12 दिन चला, ये जो कैनाल बन रहे थे उसके हवाले से, अभी भी क्या वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, जो मैदनी वसाइल है हमारे, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमें आवाम को करना होगा या पीपल्स पार्टी इसको डिफेंस करेगी? देखिए, मैंने तो पहले ही गुजारिश की आपसे कि ये जो पीपल्स पार्टी है
इसकी तो आपने परफॉर्मेंस, कितना टाइम चाहिए आपको इस पार्टी को और देने के लिए? पिछले तकरीबन कोई 17 साल से तो मुसलसल ये सिंध की हुकूमत कर रही है, और इस दौरान इसको वफाक में भी जो है हुकूमत मिली थी, बिल्कुल 5 साल वहां भी उसने हुकूमत की। उसके बाद अब पूरे मुल्क में प्रेसिडेंट इनका है, गवर्नर 2 सूबों के इनके हैं, 2 चीफ मिनिस्टर्स इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनका है, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी जो है आपका स्पीकर, बेतहाशा ताकत है इनके पास। लेकिन आप देखें कि सिंध की क्या हालत है इस वक्त। सिंध में आप मुझको बताएं कौन सा मसला है जो आज एक अपने इंतहा तक नहीं पहुंच चुका है? क्या आप है एजुकेशन ले लें, नौजवानों की बेरोजगारी ले लें, सिंध के अंदर जो करप्शन, मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं होगी जितनी यहाँ पे है, और वो आपको हर जगह नजर आती है। टूटे हुए रूट, और आपको रोड नजर आएंगे, आपको टूटे हुए जो है वो ब्रिजेस नजर आएंगी, आपको स्कूल नजर आएंगे, अस्पतालों में दवाओं तक को ये बेच देते हैं। तो अब इस तरह की जो हुकूमत है, जो पार्टी है, उस पे और कितना हम मातम करते हैं। रेजिस्टेंस लाजमी है आपके मुताबिक, जो जैसे हम केनालों पे जदोजहद हमने की, देखा पूरी सिंध जो है बबरलों पे धरना दिया उन्होंने, और आपका भी रोल है उसमें बहुत, काफ़ी आपने लिखे आर्टिकल्स वगैरह डाउन में। तो ये जो लड़ाई जो है ये हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, आपका कहना है कि आवाम को लड़नी पड़ेगी? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी कि देखें 2 सूबों में तो लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और वो रियासत से लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो है वो आप देखें तो एक खतरनाक किस्म की सिविल वॉर चल रही है, और आज से नहीं चल रही है, कई सालों से चल रही है, कई दिहाइयों से चल रही है। और अब सिंध, पंजाब की हालत आपके सामने है कि पंजाब में शरीफ खानदान ने जो अनडिक्लेयर्ड वहां पे मार्शल लॉ लगा दी है, वहां पे तो आप एक पुरअमन जुलूस भी नहीं निकाल सकते। पंजाब के अंदर तो एक टेररिस्ट और एक सियासी वर्कर में फर्क खत्म हो गया है। टेररिस्ट को भी 10 साल सजा मिलती है, और एक सियासी वर्कर को भी एक पुरअमन एहतजाज करने पे भी जो है उसको सालों के साल जेल में डाल देते हैं। अभी पिछले दिनों एक नया कानून जो नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है, अब ये ऊपर जाएगा, जाहिर है वहां पे भी मेजोरिटी इनकी वहां पे भी पास हो जाएगा, और ये कानून ये कहता है कि अगर आप किसी पे शक भी करते हो, शक की बुनियाद पे आप उसको 3 महीने जेल में डाल दो उसको, और उसके बाद 3 महीने मजीद आप उसको जो है नजरबंदी में रखो, और कोई कोर्ट आपको नहीं पूछेगी कि आपने इसको क्यों रखा है, क्योंकि वो आप समझते हो कि ये जो है मुल्क दुश्मन है, ये जो है रियासत में दुश्मन है। ये अब एक डिसाइड करेगा, पोस्टिंग ट्रांसफर जो है हुकूमत के हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अब वो डिसाइड करेंगे बैठ के कि इसको गिरफ्तार करेंगे, तो इसका डिसीजन ये नहीं होगा कि जब आप हुकूमत के खिलाफ, इसके खिलाफ आप जब बात करोगे तो आप क्योंकि हुकूमत के खिलाफ बात करने को उन्होंने मुल्क दुश्मनी बना दिया। तो ये झूठी इलेक्शन, झूठा सिस्टम, आइन की पामाली, और इनके सबके बच्चे बाहर, शरीफों के सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। ये कौन सी दुनिया में हुकूमत होती है जिनकी अपनी फैमिलियां ही बाहर बैठी हुई हैं? उनको इस मुल्क की जो है मुस्तकबिल पे कोई एतमाद, कोई एतकाद नहीं है। वरना आप बताएं कि जिसका बाप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी फैमिली जो है वो रूल कर रही है, वो बाहर क्यों रहता है यहाँ पे? इसलिए तो उनको पता है कि एक दिन लोग निकलेंगे, और लोग जब निकलेंगे तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी बड़ी आपके पास ताकत हो रियासत की, कुछ भी नहीं कर सकती जब लोग निकलते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है, वहां 1400 लोग बेचारे मारे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हसीना वाजिद जो है वो किस तरह दबा के भागी, और आज तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ छुपी बैठी है इंडिया में। तो इनको पता है कि ये जब लोग निकलेंगे तो हमारा हशर भी यही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी इस वक्त कर रहे हैं, इनको अब वक्त आ गया है। जिन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके इन्होंने आधे मुल्क को तो जो है वो डाल दिया है सिविल वॉर में, और आधा मुल्क जो है वो गुर्बत में,
किल्लत में और एक बेचारगी में बेचारा जिंदगी गुजार रहा है, उसके 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 लिए रियासत है ही नहीं। वो अपने खाने पीने का खुद बंदोबस्त करता है, बिजली का खुद बंदोबस्त करता है। वो सोने पन्ने लगाए हुए हैं बेचारों ने, गरीबों में गैस वहां पे होती नहीं है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि डाकू राज बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। बच्चे 7 साल का 8, आपको पता है कितने वाक्य। सबसे आसान काम ये है कि बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। तो अब बताएं, ये हमारा ये इलाका है जहाँ पे पक्का इलाका है। कोई मैं किसी बाजोड़ किसी जो है मैं केपी के किसी एजेंसी की बात नहीं कर रहा। सही तो सही। हुकूमत की हित की हालत तो ये है ना जी कि आप जी। शिकारपुर, कंदकोट और दादू जेकब आप लोगों को नहीं बचा सकते। ठीक। लोग सुबह को निकलते हैं तो खौफ से निकलते हैं कि अल्लाह करे खैर से घर वापस जाएं। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में मुझको बताएं, अब आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि कौन आके जो है बिजनेस करेगा, कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, जब यहाँ पे आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी जिसको जो अपनी टैक्स भी पे करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो अपनी जिंदगी कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चों को कम से कम रोटी और अपनी बुनियादी कुछ जरूरतें वो उनकी पूरी करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी राह बनी हुई है। तो मुझको बताएं यहाँ पे कौन आके इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए ये अब लगे हुए हैं कि अमेरिका को लेके आओ डायरेक्ट। अब क्योंकि ये इनके हाथ से तो मुल्क निकल रहा है, ये तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनको तो नजर आ रहा है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है। उनके तो रास्ते बंद पड़े हैं कई कई महीनों से। वहां पे ये रास्ते नहीं खुलवा सकते, ये ट्रेन नहीं चलवा सकते। तो अब इन्होंने यही सोचा है कि अब बड़े बड़े मुल्कों को, ताकतवर मुल्कों को लालच देके कि आप आओ यहाँ पे हमारे पास मादनियात पड़ी हुई है, हम मिलकर खाएंगे। ये जो उमरा तबका है, ये जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, ये वो अपने साथ पार्टनरशिप में लाना चाहती है। बिल्कुल। ताकि वो जब अमेरिका आएगा, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएगा तो उनकी ताकत बढ़ेगी और फिर इनको जवाब मिलेगा लोगों को, अपने लोगों को मारने का कि जी इनको मारो। ये तो वो दुश्मन, मैं समझता हूँ ये गरीब लोग जो है इस वक्त मुसीबत में है, ये मैं नहीं समझता कि आखिर कब तक आप इनको जो है डंडे के जोर पे उनके बुनियादी हुकूक से भी जो है आप उनसे महरूम रखोगे। तो अब आपका जो सवाल है कि ये अब ये ऐसे होगा कि लोग अभी तक दूर दराज इलाके में मुजाहिमत कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जब गुर्बत बढ़ेगी, शहरों के अंदर आएगी, इस वक्त देखें हर शहर के बाहर लाखों की तादाद में लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली इस उमरा तबके का जो इस्तेसाल है, जो जुल्म है, बर्बरियत है, उसका ये लोग ठीक है। और गाँव में जाति राज लगाई है। ये लोग जब निकलेंगे तो फिर तो पता चलेगा, सही, फिर उनको पता चलेगा कि ये तो हमारे हाथ से जेल निकल रही है। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि ये इतना मुल्क नहीं चलेगा। इनको कानून जमहूरी तरीके से ही मुल्क को चलाना होगा। हर इंसान को उसका जो बुनियादी हक है, ये हर शहरी को उसका बुनियादी हक मिलना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये जो उमरा तबके बैठे हुए, ये क्या ऊपर से और बाकी क्या ये बेचारे जमीन के नीचे से आए हुए, तो ये अब चलेगा नहीं। ये मामला देखें अभी भी क्या है, अभी तो सिर्फ कानून बनते जा रहे हैं अपने शहरियों के खिलाफ। अपने शहरियों के खिलाफ जो है नई नई फौज के नए दस्ते बन रहे हैं, नई जो है वो एचपी को उन्होंने फेडरल फोर्स बना दिया है। पहले वो एक मखसूस सूबे तक महदूद था, पूरे पाकिस्तान में उसको जो है वो कहीं पे भी जो है वो लगा सके। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसके खिलाफ, वो अपने शहरियों के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल अपने शहरियों के खिलाफ हो रहा है। शोएब ओस्ताद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। वक्त की कमी के हिसाब से हमें प्रोग्राम ये भी ख़त्म करना होगा क्योंकि टाइम की हमें बहुत कमी है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर एडवोकेट शोएब ओस्ताद साहब, जिनने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया मुल्क की सूरत हाल पे और सिंध की सूरत हाल पे, जो सिंध का पॉलिटिकल सिनेरियो है और सिंध में रेजिस्टेंस हो रहा है, इस हवाले से बलूचिस्तान में हो रहा है, KPK में हो रहा है, जो ये नए कवानीन बन रहे हैं, बिल बन रहे हैं, मिनरल्स एक्ट बन रहे हैं, और उसके अलावा जो अगर देखा जाए SIFC और मिनरल एक्ट के हवाले से उन्होंने बात की कि ये जो कवानीन बन रहे हैं ये अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ बन रहे हैं
और उन्होंने एक बात और भी मेंशन की कि ये जो अभी एक कानून पास होने जा रहा है कि किसी को भी शक पे बुनियाद, किसी भी शहरी को शक के बुनियाद पे 3 महीने तक हिरासत में रखा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक जमहूरी अमल की जो है खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल्स वायोलेशन, उनके आर्टिकल जो है ह्यूमन राइट आर्टिकल्स हैं उनकी वायोलेशन हो रही है। उसके हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे शवाब बुस्तो साहब। नाज़रीन, अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।